नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब घर घर जाकर मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियों की ओर से स्टार प्रचारकों ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं, रोड शो किया है, एडी चोटी का जोर लगाया गया है। प्रदेश की 7 सीटों का चुनाव परिणाम हालांकि सरकार गिरेगी या रहेगी यह तय नहीं करने वाला है, लेकिन एक और जहां बीजेपी गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाने की पूरी कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपने वजूद को बचाने के लिए एकजुट होकर के मैदान में जाने की पूरी कोशिश में जुटा रहा। 7 में से 6 सीटों पर विपक्षी कायम थे, तो वहीं 1 सीट बीजेपी के पास में थी। अब 7 सीटों पर चुनाव है और चुनाव के समीकरण भी जैसे जैसे चुनाव प्रचार अभियान गति पकड़ता गया, वैसे वैसे चुनाव के समीकरण भी बनते बिगड़ते गए। प्रदेश की 7 में से 4 सीटों पर त्रिकोण या चतुष्कोण मुकाबला बना हुआ है, तो वहीं 3 सीटों पर सीधा मुकाबला है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, अब चुनावी जनसभाएं उन पर बैन रहेगा, अब घर घर जाकर मान मनोबल की जा सकती है, वोटरों से संपर्क किया जा सकता है। जितने वादे करने थे वो जनसभाओं के माध्यम से किए गए हैं। जनता से जो वोट मांगने की अपील करनी थी, सामूहिक तौर पर स्टार प्रचारकों ने एडी चोटी का जोर लगाया है। 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, हालांकि सरकार रहेगी या गिरेगी ये इन 7 सीटों से तय नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी बहुमत में है। अब सिर्फ चुनाव में यह बात कि गुड गवर्नेंस पर मुहर लगी है, 7 में से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लिए वर्चस्व की लड़ाई है कि 6 सीटें उनके पास में थी और विपक्षी दलों के लिए भी ये चुनाव काफी चुनौती से कम नहीं है। वीरेंद्र जी, निश्चित रूप से आशीष जी, नैतिक विजय भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि 6 सीटें कांग्रेस के पास थी और अब उन 6 में से वो कितनी बचाती है ये देखना है। 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से वो खुद सोचेंगे कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन क्यों खिसक गई। और इसका सबसे बड़ा कारण जो ये है कि 10 माह पूर्व राजस्थान की जो हालत थी, कांग्रेस ने जो राजस्थान की हालत की थी, वह चाहे गैंगवार हो, वह चाहे गैंगरेप हो और वह चाहे साइबर अपराध हो, इन सब में कांग्रेस ने राजस्थान को गढ़ बना दिया था। इन 10 माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने एंटी गैंगवार स्पेशल फोर्स बनाई और जिसके माध्यम से आप ये देखिए राजस्थान में गैंगवार के बहुत कम हो गए हैं, नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था पूर्ण नियंत्रण में। साइबर अपराध, जो कांग्रेस ने साइबर अपराधियों को यहां प्रसर दिया, उन्हें आश्रय दिया और उन्हें बढ़ाने का कार्य किया, उसी साइबर अपराध पे भारतीय जनता पार्टी ने मेवात में कार्रवाई की और आज देखिए राजस्थान से साइबर अपराध एक तरीके से गायब हो गया है। और इसी प्रकार से गैंगरेप की जो घटनाएं थी, राजस्थान को लोग कलंकित मानने लग गए थे, राजस्थान के बारे में कहने लग गए थे राजस्थान गैंगरेप स्टेट बन चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूर्ण रूप से नियंत्रण कर दिया गया। राजस्थान वापस शांति बहाली की ओर, राजस्थान एक शांति प्रदेश के रूप में अब वापस जाने लगा है। तो हम निश्चित रूप से जनता के सामने यही सब मुद्दे लेके जा रहे हैं। हमारा जो गुड गवर्नेंस, जैसा आपने कहा, गुड गवर्नेंस, जिसमें हमने एक लक्ष्य दिया आम राजस्थानी को कि हम राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनाएंगे। राजस्थान को 2027 तक हर घर बिजली, हर खेत बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और उससे लक्ष्य को पाने के लिए हमने यूएई सरकार के साथ समझौता भी किया है, एमओयू साइन भी किया है और पहला राजस्थान ऐसा प्रदेश बना है जिसने अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसे इन्वेस्टर समिट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश हमने बनाया है जो प्रथम वर्ष में 15 पॉलिसीज पे कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से आशीष जी, जो प्रदेश इस प्रकार के कार्य करता है वो अपने प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाता, अपनी जनता को भी आगे बढ़ाता है और समृद्धि के सुनहरे ऐसे अवसर देता है जिससे प्रदेश खुशहाल हो जाता है। तो राजस्थान की जनता भी समझ चुकी है कि राजस्थान अगर खुशहाल बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही खुशहाल बना सकते हैं। और डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है वो निश्चित रूप से राजस्थान को आगे बढ़ाने का ही कार्य कर रही है और उसी आधार पर राजस्थान की जनता हमें वोट देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, यहां पर बात करूंगा करणवीर जी आपसे। खींवसर की जो सीट है उस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं और आपके पिछले चुनाव में गठबंधन के साथी रहे, सहयोगी रहे, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनावी मैदान में है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि खींवसर में बेनीवाल को हराने के लिए कांग्रेस ने बिसात बिछाई है। तो वहीं देवली उनियारा सीट की बात करें तो नरेश मीणा को बेनीवाल और रोहतक का समर्थन है, जो कि कहीं न कहीं दोनों सीटें बीजेपी के लिए आसान सी नजर आ रही है। इस प्रकार के समीकरण ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। करणवीर जी, आशीष जी, कहां से बीजेपी के लिए आसान नजर आ रही है? आप देखिए कि इनके पास जनता के पास जाते हैं तो इनके गिनाने के लिए मुद्दे नहीं है। अभी हमारे भाई साहब ने क्राइम और अपराध की बात की। आप देखिए अक्टूबर माह के अंदर क्राइम का मैप आप देखिए, 2500 मुकदमे दर्ज हुए हैं, दुष्कर्म, चोरी, वाहन चोरी, इन मामलों के केवल राजधानी जयपुर शहर के। तो आप देखिए क्राइम का स्तर तो ये कहां तक ले चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर राजस्थान को लूटने कसोटने का काम किया था, 20,000 मुकदमे आपने दुष्कर्म के आप स्वयं स्वीकार चुके हैं। ये तो सदन के अंदर तो आप लगातार हर मोर्चे पर फेर हुई है भारतीय जनता पार्टी, केवल और केवल झूठ और जुमलों का सहारा लेकर इस सत्ता में आसीन होने के बाद में ये दोबारा इस तरह का कुकृत्य किया इन्होंने कि जनता के बीच गए हैं तो अब वहां पर इनके पास मुद्दे नहीं थे, इनको वोटों की भीख मांगनी पड़ी। किरोड़ीलाल मीणा जी जो कृषि मंत्री है वो किसानों को डीएपी खाद तो नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो लोटा लेकर कह रहे हैं वोटों की भिक्षाम दे ही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता, देश प्रदेश के युवाओं के लिए कोई काम किया होता, रोजगार की बात की होती, महिलाओं की सुरक्षा की बात की होती, शासन प्रशासन का इनकलाब अगर स्थापित किया होता तो आज इनको वोटों की भीख नहीं मांगनी पड़ती, आज ये मुद्दों की लड़ाई लड़ते। आप देखिए जब से राजस्थान के अंदर ये पर्ची सरकार अस्तित्व के अंदर आई है तब से लेकर आज दिन तक प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। इस सरकार की शुरुआत में ही कर्णी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें विदेशी हैंडलरों का उसमें नाम आया था, पर आज मैं पूछना चाहता हूं वो कहां तक वो कार्रवाई पहुंची। चाहे आप किसान की बात कर लीजिए, बिजली की बात करते हैं, 10% स्थायी शुल्क बढ़ाया इन्होंने, किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं दे पाए, एमओयू साइन किए। एमओयू तो आपने एआरसीपी के भी साइन किए थे। जब दौसा की प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही थी कि उस एमओयू में क्या लिखा है तो क्यों नहीं बताया आपने उस एमओयू में क्या लिखा है? क्या आपने समझौता करके आए? क्या राजस्थान का हक आपने मारा है? मध्य प्रदेश को आपने उसको लूटने दिया है? ये तमाम तरह की बातें जनता आपसे पूछेगी जब आप चुनाव के अंदर जाएंगे। और वोट की चोट आपको ज्यादा दिन ये चीजें करने नहीं देंगे आने वाले समय। एमओयू की बात आप कर रहे हैं, एक और तो आप कह रहे हैं राजस्थान का हक मारा जा रहा है, दूसरी ओर हरियाणा के चुनाव में आप घोषणा पत्र में कर रहे हैं कि जो एमओयू किया गया है उसको हम खत्म कर देंगे, हरियाणा का जो अधिकार है वो छीनने नहीं देंगे। तो दोनों बातें कैसे होगी? ये बताए तो सही एमओयू में किया क्या आप बता दीजिए, आप बता दीजिए हरियाणा को आप साथ किसके खड़े हैं, हरियाणा के या राजस्थान के? मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया हो चाहे हरियाणा के साथ समझौता किया हो, ये राजस्थान की जनता को जानने का हक है कि भारतीय जनता पार्टी एक मारवाड़ी अगर आपको पता नहीं है, गुड़ फोड़ने की कोशिश कर रही है और राजस्थान की जनता ये करने नहीं देगी, वोट की चोट इनको लगने वाली। ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन आप ये तो जवाब दीजिए कि राजस्थान की जनता को नुकसान है कि हरियाणा की जनता को नुकसान है? और अगर एमओयू की शर्तें बाहर नहीं आई तो आप कैसे हरियाणा की जनता से वादा कर रहे हैं आपके घोषणा पत्र के अंदर? दोनों स्टेटों के बाद जो बीच समन्वय स्थापित करने का काम है वो दोनों स्टेट की जनता जानना चाहती है कि ये क्या करना चाहते हैं, किस तरह का समझौता करना चाहते हैं। इस समझौते की बात आप हरियाणा के चुनाव में भी आशीष जी इसी समझौते की बात की कि उस समझौते को पहले तो सार्वजनिक किया जाए कि किस प्रदेश का हक मारा जा रहा है, किस प्रदेश का हक नहीं मारा जा रहा। हरियाणा का हक नहीं मारने देंगे, हरियाणा का हक नहीं मारने देंगे तो मतलब को नहीं होने देंगे। ये वोटों की लूट अगर आप इस तरह के झूठे वादे कर चलिए वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। के पीछे करोगे तो ये जनता चाहे हरियाणा की हो चाहे राजस्थान की हो कतई बर्दाश्त करने वाली है। चलिए वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ठगी कर सकते हैं, बार-बार आप जनता के साथ ठगी नहीं कर सकते। ठीक है वीरेंद्र जी, जनता के साथ ठगी करने वाले विपक्ष में बैठ गए, उन्हें पता होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने केवल क्या किया, 5 साल तक होटल में बैठकर आपसी खींचातानी करते रहे, भ्रष्टाचार में राजस्थान को इतना डुबो दिया कि अब खुद आईना नहीं दिखा पा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आईना नहीं दिखा पा रहे हैं। ये तो कह रहे क्राइम बढ़ गया, जनता के बीच जाकर। अक्टूबर का मैप दिया है मैंने आपको, 2500 राजस्थानी। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, करणवीर जी जवाब ले रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ मैं। आंकड़े गवाह है इस बात के कि राजस्थान में क्राइम बहुत कम हुआ है। करणवीर जी को वो दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। ये हरियाणा की बात को झुठला चुके हैं, अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे कि हरियाणा चुनाव में इन्होंने जो जनता से वादा किया अपने घोषणा पत्र में वो राजस्थान के हित को देख ही नहीं पाए और अभी भी झुठला रहे हैं। ईआरसीपी
ईआरसीपी के ऊपर जब हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ईआरसीपी का शीघ्र शिलान्यास होने जा रहा है, उद्घाटन की बात कर सकते हो तो समझौता दिखाने में क्या परेशानी है जनता को? इनके विपक्ष के नेता जूली जी क्यों कह रहे थे कि अभी मत कीजिए, प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह है अभी मत आइए, क्यों कह रहे थे? डोटासरा जी आरसीपी पे कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है इस पे बोलेंगे तो घिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना का कार्य अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है यमुना जल का समझौता अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, क्योंकि उन्हें पता पीकेसी ईआरसीपी योजना को वृद्ध योजना बनाने का कार्य राजस्थान के 23 जिलों में नहर और पीने के पानी उपलब्ध कराने का कार्य कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मानिए आप नहरें लाना तो दूर, कांग्रेस सरकार ने तो हर घर नल योजना में इतना भ्रष्टाचार कर दिया था कि आपके महेश जोशी जी के नाम अखबार की सुर्खियों में चल रहे हैं कि वो कभी भी जेल की सलाखों के बीच जा सकते हैं। आपके जेल के घोटाले निरंतर खुलते जा रहे हैं, केवल और केवल आरोप लगाए हैं और वही जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया आज आपके पाले के अंदर है। ठीक है, वही जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया आज आपकी टीम में, क्या वो भ्रष्टाचार के आरोपी है? जाते हैं आप? ठीक है करणवीर जी, क्या जिन अधिकारियों के नाम पूछ रहा हूं ना, महेंद्रजीत सिंह मालविया पे भी आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि आप साबित कीजिए ना, आज वो आपके दल में आ गए तो आप चुप हो गए, ये नहीं चलेगा। आप महेश जोशी जी और शांति सुन लीजिए ना, महेश जोशी जी को आप क्यों नहीं महेश जोशी जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस में है इसलिए चल रही है। महेंद्रजीत सिंह मालविया का भी आपने सुन तो लीजिए, महेंद्रजीत सिंह मालविया का नाम भी आपने उसी घोटाले में लिया था, आपके मंत्री ने लिया था, आपके पार्टी ने लिया था। आप बताइए महेंद्रजीत सिंह मालविया पर आपने कार्रवाई कितनी आगे बढ़ाई, कितना उनको समझ जा रही है, कितनी उसके ऊपर कार्रवाई की, मुझे भी तो बताइए, जनता को भी तो बताइए। तो जनता यही जानना चाहती है कि राजनीति आप कब तक करोगे? भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो उस जवाब ले लो, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। बात है, हाँ वीरेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट कर लिया, ये बड़ी बात है। सार्वजनिक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। करणवीर जी आपने सवाल किए हैं, जवाब ले लीजिए। रणवीर जी ने स्वीकार कर लिया कि महेश जोशी जी ने मुख्य इस योजना में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने स्वीकार कर लिया शांति धारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, और इन्हीं की सरकार ने क्या क्या भ्रष्टाचार किए, प्रतिदिन नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही कहा था पेपर लीक अपराधियों पर कार्रवाई होगी, 200 अपराधी जेल की सलाखों में, उनमें कांग्रेस के नेता भी है, उन पेपर लीक के आरोपियों में कांग्रेस के नेता भी है जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अभी यही नहीं, अभी तो यही नहीं, आपके मंत्री पेपर परीक्षा होगी नहीं, करणवीर जी कहां से होगा? करणवीर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ आपको क्या? वो दिन याद है बिरला ऑडिटोरियम में आपके मुख्यमंत्री ने आपके मंत्री के सामने पूछा था अध्यापकों से कि शिक्षक तबादले में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? अध्यापकों ने क्या कहा था? बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। और उसके बाद डोटासरा जी को पद से हटा दिया गया था, शिक्षा मंत्री के पद से। तो मेरे मित्र अपना इतिहास मत भूलिए, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है आपका इतिहास आजादी से लेकर अब तक, चाहे गांधी परिवार के कोई भी प्रधानमंत्री हो या राजस्थान में आपके कोई भी मुख्यमंत्री हो, आपने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और अभी देखिए 10 माह का रिकॉर्ड तो है नहीं आपके पास आशीष जी, अभी देखिए वायनाड में इन्होंने जमात का इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए, उसी जमात का इस्तेमाल किया जो देश विरोधी ताकत है, जो देश विरोधी कार्य कर रही है, उसी जमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना आपने बंद कर दी, उसका हिसाब दीजिए। इंदिरा रसोई योजना आपने बंद कर दी, उसका हिसाब दीजिए। उसके अंदर थाली का विंटेज आपने कम कर दिया, उसका हिसाब दीजिए। इस देश के प्रदेश की जनता को आपने बिजली, सस्ती बिजली का हक आप लोग खा गए, उसका हिसाब दीजिए। 40 करोड़ रुपए आप राइजिंग राजस्थान के नाम पर आपने उड़ा दिए। आप ये तो बताइए कितने राजस्थानियों को रोजगार दिया आपने, कितने एमओयू साइन किए? जनता जानना चाहती है। जिस तरीके से आपके इश्तिहार आते हैं ना अखबार में, उस तरह से आपके एमओयू भी छपाया करिए कि हमने ये काम किया और ये नहीं किया। आपका हो गया मेरे मित्र। जिस प्रकार आपके नेहरू जी के समाजवाद, नेहरू जी को अभी आप इसी 10 माह के अंदर नेहरू जी को भी लिया है। बहुत आदत है आपकी। नहीं, आप जब समाजवाद की नीतियों के परिणाम, नेहरू जी के जमाने में आप जाएंगे, समाजवाद की नीतियों के परिणाम स्वरूप 1991 में भारत आर्थिक रूप से बिल्कुल वो हो चुका था,
उस समय की स्थिति आपने राजस्थान की कर दी थी। राजस्थान की स्थिति ऐसी दयनीय करके गए हो, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने सेवा, सुशासन और जन कल्याण के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मेरे मित्र आपने तो चलिए आपने क्या क्या सुना चाहते आपको रोकना चाहूंगा मैं दोनों को, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। करणवीर जी, पेपर लीक भी आपने वीरेंद्र जी, नेहरू गांधी की, मैं समझता हूं कि ये उपचुनाव है और राजस्थान के स्थानीय मुद्दे इस उपचुनाव में हावी होंगे और यहां के समीकरण इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा। यहां पर अग्नि परीक्षा होगी डबल इंजन की सरकार की, यहां पर अग्नि परीक्षा होगी मोदी और भजनलाल की सरकार की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के वर्चस्व की भी यहां पर अग्नि परीक्षा होगी कि विपक्ष के पास 6 सीटें थी, वो 6 सीटों के अधिकांश विधायक सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उनकी जमीन क्या उनके हाथ में रहेगी या खिसक जाएगी, ये बड़े मुद्दे इस चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि राजस्थान की सरकार अस्थिर होगी या स्थिर रहेगी, इस बात का इस चुनाव पर या इस चुनाव से कोई असर नहीं पड़ने वाला है वीरेंद्र जी, लेकिन स्थानीय मुद्दे जरूर इस चुनाव में दिखेंगे। और गुड गवर्नेंस की जो बातें थी, बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि गुड गवर्नेंस पर मुहर लगेगी, तो यह बड़ी अग्नि परीक्षा है आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की। निश्चित रूप से आशीष जी, क्योंकि उपचुनाव वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर ज्यादा लड़े जाते हैं, तो राजस्थान की जो स्थिति है वह भी इसी प्रकार की है। क्योंकि 10 माह पूर्व जो सरकार थी, उन्हीं के कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पे 10-10, 15-15 साल से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो उन क्षेत्रों में पानी भी नहीं पहुंचा सके, बिजली भी नहीं पहुंचा सके। और रही बात किसान की, जो मेरे मित्र बात कर रहे थे, वो किसान को एमएसपी भी नहीं दे सके। राजस्थान के किसान को बाजरा बेचने के लिए हरियाणा जाना पड़ता था। हमारे यहाँ के पेट्रोल, आप बीच में मत बोलिए, बीच में फिर वही शुरू हो गया, बीच में वही शुरू हो गया, बीच में वही आपका एक एक करके अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, एक एक करके अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करिए। राजस्थान में एक कहावत है, तेल गर्म हुआ नहीं पकौड़ी पहले ही फुदकती है। पकौड़ी क्यों फुदकती है जनता जानती है। तो इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है जब इनकी कोई भी बात इनके खिलाफत होने लगती है, तो इन्हें लगता है गलत हो रहा है, ये हो रहा है, जनता क्या सुनेगी, जनता कहीं वोट ना दे दे ये सुनकर। तो ऐसी स्थितियों से ऊपर आई आशीष मेरे मित्र। अब आप विपक्ष में बैठ चुके हैं, आपने जो करना था 5 साल में कुछ करना पाए, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक के आरोपियों को आपने बचाया, साइबर अपराधियों को आपने बचाया, गैंगरेप के आरोपियों को आपने बचाया, गैंगस्टरों को आपने बचाया। और जब आप जनता के बीच जाने की बात हुई तो आपके नेता अपना चेहरा छुपा रहे हैं। आशीष जी, आपने देखा होगा नामांकन सभा 84 हो या सनूम्बर हो, उनकी नामांकन सभा में कांग्रेस का एक भी प्रदेश का नेता मौजूद नहीं था। ठीक यही स्थिति प्रचारों के दौरान रही, इनके नेता प्रचारों से गायब रहे। 5 सीटों की तो यह हालत हो चुकी है कि 5 सीटों पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे है और 3 सीटों पे तो कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि वसुंधरा जी ने चुनाव प्रचार से दूरी रखी, इधर गहलोत जी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो देखिए आशीष जी, पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से, पुनः स्पष्ट कर रहा हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी का महापर्व चल रहा है, सांगठनिक महापर्व है, हमारे सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी के लिए माननीय वसुंधरा जी कर्नाटक और तमिलनाडु में है और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मेरे मित्र को पता नहीं, सतीश पूनिया जी 4 जगह सभाएं कर चुके हैं, 4 जगह हुआ, आपके जुल्म हुआ। ठीक है, करणवीर जी अशोक गहलोत जी कहाँ हैं, कहीं नजर आए? सचिन पायलट दौसा के अलावा कहीं नहीं गए। अरे अपनी चिंता आप खुद कीजिए ना, वो रणनीतिक अपने परिवार की चिंता आप खुद कीजिए। कोई नहीं गया, नहीं गए। और आप देखिए आशीष जी, कांग्रेस की स्थिति क्या हो चुकी है, कांग्रेस की स्थिति क्या हो चुकी है। खींवसर में इनके बड़े बड़े पदाधिकारी पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सलुम्बर में इनके मंडल अध्यक्षों ने, इनके ब्लॉक अध्यक्षों ने, इनके ब्लॉक अध्यक्षों ने कांग्रेस छोड़ दी। इनके नेता क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस, इनके बड़े नेता क्या कह रहे हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। इनके नेता कह रहे हैं कांग्रेस आदिवासियों का शोषण करती है। इन्हीं के नेता कह रहे हैं कांग्रेस युवाओं का, किसानों का और जवानों का शोषण करती है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस अब कुछ नहीं देने वाली है। कांग्रेस ने केवल इस देश को भ्रष्टाचार दिया है, अत्याचार दिया है। कांग्रेस ने इस देश को धर्मांतरण दिया है। आज राजस्थान के वागड़ की हालत देखिए आप, जहां पे 30 या 40 ईसाई गिरजाघर थे, वहां पे 250 गिरजाघर हो गए। आपने आदिवासियों के साथ उनका अधिकार छीनने का कार्य किया मेरे मित्र, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और अब आपको आईना दिखाएगी यहां की जनता, क्योंकि आप का जो ठगबंधन था वह भी टूट चुका है। जिनसे आपने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, ऐसा क्या होगा 6 माह में ही आपको तोड़ना पड़ा।
आपके लोग ही उनकी बात नहीं मान रहे या वो आपकी बात नहीं मान रहे? राजस्थान की जनता उस ठगबंधन को देख चुकी है और इस बार ऐसी वोट की चोट देगी कि आप आईना नहीं दिखा पाएंगे। बिल्कुल। करणवीर जी, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की। आदिवासी के घर जाकर उन्होंने चाय पी है और एक मैसेज देने की कोशिश उनकी ओर से की गई है कि बीजेपी आदिवासियों के साथ है। कैसे बीजेपी आदिवासियों के साथ है? इस सरकार की शुरुआत के साथ ही इस पर्ची सरकार के मुखिया को मालूम होना चाहिए कि इन्हीं के नेताओं ने आदिवासी के डीएनए के जांच की बात की थी, इन्हीं नेताओं ने आदिवासी को शर्मसार करने की बात की थी, इन्हीं नेताओं ने आदिवासी को गुमराह करने की बात की थी। वो देखना चाहते थे कि इस देश का डीएनए आदिवासी से मैच करता है कि नहीं करता। ये तो इनके वक्तव्य। सुन लीजिए आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाई थी, सुन लीजिए। आपका आदिवासी प्रेम अभी जाग जाएगा। आपने मंत्री को इस्तीफा दिलवाते थे जब उन्होंने दलित का डीएनए जांच करने की बात की। आप बात करते जब कौड़ीलाल मीणा खुद कह रहे थे कि इस देश का, इस राज्य का किसान इसलिए लोन चाहता है ताकि वो डिफॉल्टर हो जाए। वो वीडियो आप देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे एक आदिवासी विधायक को किस प्रकार आपने बंद कर दिया था, विधायक को आपने बंद कर दिया। काकरी डोगरी प्रकरण हम भूले नहीं, आदिवासी पर आपने गोलियां चलाई थी। हमेशा भूतकाल में जाइए। आप ये नहीं बताएंगे पिछले 10 महीनों के अंदर आपने क्या किया। आपने ये नहीं बताएंगे कि देश की चिकित्सा व्यवस्था को आपने किस तरह से खत्म कर दिया। आप ये नहीं बताएंगे कि 10 महीनों के अंदर कितनी बार डॉक्टर हड़ताल पे गए। आप ये नहीं बताएंगे कि सफाई कर्मचारी क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं। आप ये नहीं बताएंगे कि शिक्षक कर्मचारियों के साथ आपके शिक्षा मंत्री किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कभी तो उनको अर्धनग्न बोलते हैं, कभी उनके पजामा टी शर्ट में, जींस टी शर्ट में। सुन लीजिए ना, बता तो रहा हूं आपको परिपाटी। आप ये नहीं बताएंगे कि जो शिक्षा मंत्री को क्यों हटाया गया, डोटासरा जी को क्यों हटाया गया, इतना मत बोलिए। डोटासरा जी को क्यों हटाया गया, उनके भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया ना। उनको क्यों हटाया गया या उनको क्यों नवाजा गया वो बताएंगे आपको। सुन तो लीजिए वीरेंद्र जी, भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया ना। सुरेंद्र जी, तर्क संगत बात कीजिए। आप तो ये बताइए 10 महीनों के अंदर आप जयपुर शहर में बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? जयपुर शहर के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री भी है, यहाँ की उप मुख्यमंत्री भी है, यहाँ के डीसी बेड़वा भी है। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी पर्यटन, जिससे राजस्थान की रोजी रोटी चलती है, उस पर्यटन को आपने तहस नहस करने का काम किया है। आप देखिए जल महल पर जाकर वहाँ टॉयलेट साफ नहीं है, वहाँ की टाइलें उखड़ी हुई है, वहाँ मलबा गिरा हुआ है। आप राजस्थान को रोजगार की राह पर जाएंगे। केवल और केवल 10 महीनों के अंदर आपने राजस्थान की जनता का धुआं निकालने का काम किया है। राजस्थान की जनता का धुआं निकालने का काम किया है। हवाई जहाज के फेरे जरूर मारे हैं आपने पूरे प्रदेश के अंदर पर्यटन नहीं। सुन तो लीजिए राजस्थान के साथ आपने साथ क्या किया है उसका हिसाब दीजिए। 10 महीनों के अंदर कितनी नौकरियां दी उसका हिसाब दीजिए। चलिए समय की सीमा है, चर्चा का दौर अब यहां पर रोकना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि 7 सीटों पर चुनाव है। चुनाव के समीकरण आपने देखे हैं, 7 सीटों पर चुनाव प्रचार अभियान आज थम गया है। अब घर घर जाकर मनोबल की जा रही है। जितना एड़ी चोटी का जोर लगाना था दोनों ही पार्टियों की ओर से, साथ ही साथ अन्य पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार किया गया है। इन 7 सीटों को लेकर के क्या कहेंगे करणवीर जी? कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक गई है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से, युवाओं से, आदिवासियों से, किसानों से, बेरोजगार युवकों से और वहाँ की आमजन से संवाद किया है। और इस भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का जो अन्यायकाली कह लीजिए आप पिछले 10 महीनों से चल रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी के सामने आम जनता ने प्रकट किया है। और कांग्रेस पार्टी ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में हर गरीब की, हर मजलूम की, किसान की, युवा की, बेरोजगार की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाएगी। सदन में भी इस चीज़ का ब्यौरा मांगा जाएगा इस भारतीय जनता पार्टी से कि किस तरीके से उन्होंने झूठ बोलकर महंगाई के नाम पर इस देश को लूटने का काम किया, सिलेंडर के नाम पर इन्होंने महिलाओं के साथ ठगी करने की कोशिश की, बिजली के नाम पर किसानों को इन्होंने ठगने का काम किया, युवाओं को रोजगार के नाम पर इन्होंने 10 माह तक ऐश और आराम का काम किया है। और ये आने वाले समय में इन 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। 7-0 से भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव हराएगी और इनको बताएगी कि जनता के साथ झूठा और दोगला व्यवहार करने का क्या परिणाम होता है। चलिए वीरेंद्र जी।
खींवसर, सलुम्बर और 84 में जिनकी जमानत जब्त होने जा रही है वो कह रहे हैं कि 7 सीटों पर जीतेंगे। मेरे मित्र, जमानत तो बचा लीजिएगा। और 5 साल तक सरकार चलाने के बाद अब 10 महीने बाद कह रहे हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी। मेरे मित्र, 5 साल आपने सरकार चलाई, इसका मतलब आपने राजस्थान को केवल बेरोजगारी दी है। स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे तो आपके विधायक वहां से 10-10 वर्षों तक थे, वो नहरों का पानी हो या पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए। बिजली की समस्या तो दूर, आप किसानों को एमएसपी या किसान की फसल का मूल्य भी नहीं दे पाए। और आपके मंत्रियों के कारण, आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारण आपके कोई भी नेता जनता के बीच नहीं दिख रहे हैं। और यही हालत रही तो आप देखिएगा, आपके वो 3 सीट पे नहीं 5 सीट पर तीसरे नंबर पर नजर आएंगे। 2 सीटों का हाल आपको पता चल जाएगा कि जनता ने ऐसा आईना दिखाया है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठकर भी आईना देखेगी अपना कि आखिर हम इतने वोटों से क्यों आ रहे हैं। और आपके प्रदेश अध्यक्ष तो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस की हार होने जा रही है। और कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि वो ईवीएम का राग अभी से अलापना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि प्रशासन का साथ दिया जा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ियां होगी, अभी से यह कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत